नमस्कार, मैं छवि हाजिर हूं लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसके जरिए हमारी कोशिश होती है कि प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े तमाम व्यवसायों से जुड़ी नवीनतम जानकारियां आपसे साझा कर सकें और आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। चाहे वो सरकार की योजनाएं हों, चाहे वो तकनीकी जानकारियां हों, नवीनतम उपकरणों से जुड़ी जानकारियां हों या आपके सफल साथियों की सफलता की कहानी। आज के कार्यक्रम की कड़ी में भी ऐसी ही कोशिश करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले देखेंगे खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती की में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। किसानों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु नई योजनाओं पर कार्य कर रही है सरकार। मछली पालक अवश्य करे एयरेटर का प्रयोग और किसानों के लिए बेहद उपयोगी सुपर सीडर मशीन। राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा अब किसानों के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में SLBC की बैठक की जाएगी। पिछले दिनों बामेती पटना में एक कार्यक्रम के बाद माननीय कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे ने पत्रकारों को बताया कि राज्य के अंदर 40 लाख ऐसे किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। उसी प्रकार जो अन्य रजिस्टर्ड किसान हैं उनको भी बैंकों से मिलने वाली व्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। लगभग जो 40 लाख ऐसे किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि योजना की राशि मिलती है, जो लक्षित किए गए हैं कि उनको वो सुविधा उपलब्ध कराना है, उन किसानों तक उसका लाभ पहुंचाना और कुल मिला के जो 2 करोड़ रजिस्टर्ड हमारे किसान हैं, उन किसानों में से अधिकतर किसानों को कैसे इस व्यवस्था से जोड़ा जाए। कुछ बैंकों के द्वारा समस्याएं भी बताई गई, उनके भी निराकरण के उपाय और चर्चा वहाँ हम सब लोगों ने किया है। तो आज मैं समझता हूँ कि काफ़ी फलदायक बैठक हुई है और उसके अच्छे परिणाम आगे दिखाई पड़ेंगे। मत्स्य पालक भाई बहन, अब इन दिनों मानसून आने वाला है। ऐसे में अपने तालाबों में घुलनशील ऑक्सीजन बनाए रखने के लिए एयरेटर का प्रयोग अवश्य करें। अगर वातावरण में आर्द्रता ज्यादा होगी तो उस समय घुलनशील ऑक्सीजन कम होने की संभावना बन जाती है। इस मामले में मत्स्य पालकों को मछलियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इन विषय पर विशेष जानकारी दे रहे हैं मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र के व्याख्याता डॉक्टर टुनटुन सिंह। खास करके 15 जून से लेकर के लास्ट सितंबर तक सवेरे मॉर्निंग में 4 बजे और शाम करके 2 घंटा एरेटर का प्रयोग करें अपने तालाब में। जैसा कि आप विजुअल्स में देख रहे हैं, 1 एकड़ के लिए 2 HP का 4 आर्म का एक एरेटर सफिशिएंट होता है घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए। और एरेटर अगर आप अपने तालाब में यूज कर रहे हैं तो डेंसिटी भी आप संचय का दर भी अपने तालाब में मछली के जीरा का बढ़ा सकते हैं और उत्पादन ही बढ़ा सकते हैं। पशुपालक भाई बहन, IVF तकनीक के माध्यम से न केवल मनुष्य बल्कि पशु भी लाभान्वित हो रहे हैं। इस तकनीक से साल में कई गायों के बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। बिहार पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत यादव ने बताया कि इस IVF तकनीक के द्वारा अच्छे दुधारू गाय आप रख सकते हैं और ज्यादा लाभ ले सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और मौसम को देखते हुए खेती में उतार चढ़ाव बनने की संभावना रहती है। ऐसे में आप व्यावसायिक रूप से मुर्गी पालन कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मुर्गी के नस्लों में चयन पर अवश्य ध्यान दें। अच्छी आमदनी देने वाले नस्लों में प्रमुख है वनराजा, ग्रामप्रिया, सोनाली, कड़कनाथ आदि। इनका पालन कर आप अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष जानकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार से। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले भारत में कुक्कुट पालन का उद्योग शुरू हुआ था। मौर्य साम्राज्य का एक बड़ा उद्योग कुक्कुट पालन था। 19वीं शताब्दी से ही इसे वाणिज्यिक उद्योग के रूप में देखा गया था। कुक्कुट पालन में विभिन्न प्रकार की मुर्गियों की नस्लों का पालन करके उनके अंडे और चिकन का उत्पादन किया जाता है। किसानों को भी फसलों के विविधीकरण और मिश्रित खेती में मुर्गी पालन फायदेमंद है। यह व्यवसाय परिवार के पालन पोषण में काफ़ी मदद कर सकता है। यदि मुर्गियों की कोई बीमारी नहीं होती और मुर्गियों का अच्छा मूल्य मिलता है। क्षेत्र में कई किसान कृषि के साथ साथ अन्य व्यवसाय भी करते हैं, जैसे
पशुपालन, हैचरी, मछली पालन, मुर्गी पालन, वर्मी कंपोस्ट और पशुपालन। इसकी उन्नत नस्लों का प्रयोग आपको ज़्यादा लाभ देगा। इसकी सबसे लोकप्रिय किस्में हैं पीला, सुनहरा लाल या किरण, काला और लाल, नूरी, नवासी, सफ़ेद, कगार, काला, चिट्टा, काला और सफ़ेद चांदी, टिक्कर, भूरा और रेजा, हल्का लाल। हालांकि उत्पादकता में कम, इस नस्ल के पक्षी अपने मांस गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। अधिकांश में ब्रूडनेस है और मुर्गी एक अच्छी बैठने वाली और कुशल मां है। सफलता की इस कड़ी में आज हम लेकर आए हैं ग्राम फरीदपुर, जिला वैशाली के रविंद्र प्रसाद सिंह की सफलता की कहानी। इन्होंने 5 बीघा में टमाटर की खेती कर लागत मूल्य से दोगुना मुनाफा लिया है। इस विषय में इनका कहना है कि जैविक खाद के उपयोग से फसल का उत्पादन काफी अच्छा हुआ है। आइए उनसे ही सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी। करीब 4 कट्ठा में टमाटर है। इसको तार और 80 में 2000 के कट्ठा के हिसाब से खर्च हो जाता है ना। इसमें करीब 10,000 इकट्ठा के आय आता है। इससे हम लोग काफ़ी खुशहाल है। खेती से ही हम लोग का जीवन मरण सब है। किसान भाई बहनों, कृषि में यंत्रों का प्रयोग कार्य को सरल और सफल दोनों ही बनाता है। सुपर सीडर यंत्र के द्वारा आपके खेतों में बचे अवशेष को खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सुपर सीडर यंत्र पर सरकार के द्वारा किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे कि वह इस मशीन का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। आप जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव? आइए अब चलते हैं बाजार समिति सब्जी मंडी पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव इस प्रकार रहे हैं। नया लाल आलू 3,200 रुपये प्रति क्विंटल, नया सफ़ेद आलू 3,000 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 3,500 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जो आलू सत्य बीज की जो नर्सरी होती है, बिचड़ा जिसको कहते हैं, बिचड़ा यानी सीडलिंग, तो जो पौध होती है आलू सत्य बीज की, वो सितंबर के माह में इसको बोया जाता है। तो उसके पहले खेत की तैयारी बहुत आवश्यक होती है। जैसा कि जिस नर्सरी में भी आपको जो है सीडलिंग तैयार करना है, पौध तैयार करना है, उसमें गर्मी की जुताई अवश्य करनी चाहिए, ताकि जो भी कीड़े मकोड़े खरपतवार हैं वो सभी, जो गर्मी है मई जून की गर्मी है, उसमें नष्ट हो जाएं। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से, जाना आपने मंडी के भाव के बारे में, लिया आपने जायजा नवीनतम तकनीकों और उपकरणों का, और साथ ही साथ आपने सुनी अपने एक सफल साथी के सफलता की कहानी भी, जो आपको ज़रूर प्रेरित करेगी। और हमारी कोशिश होगी कि कार्यक्रम की कुछ अगली कड़ियों में आपकी सफलता की कहानी हम आपके दूसरे साथियों तक ज़रूर पहुँचा सकें। अब बारी है इस भेंट वार्ता की, जिसमें हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने विशेषज्ञ से, और अपने विशेषज्ञ से हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे करें आलू के सवे बीज के बिचड़ा हेतु खेत की तैयारी।
नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसमें आप जानते हैं बहुत कुछ, किस तरह से अपने खेत की तैयारी करें, कौन सी फसल की तैयारी करके आप कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं। जी हाँ, आज जो हमारी चर्चा का विषय है आलू सत्य बीज की बिचड़ा हेतु नर्सरी की तैयारी, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर सरला यादव, वरिष्ठ वैज्ञानिक, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र पटना से हैं। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आलू सत्य बीज क्या है। आलू सत्य बीज मतलब कि जो कि ट्रू पोटैटो सीड कहते हैं। ट्रू पोटैटो सीड आलू में जो है बेरी से उत्पन्न होता है और बेरी जो है पौधे में लगती है और इस बेरी का आकार जैसे एक छोटे हरे टमाटर के तरह होता है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि जो आलू है वो मिर्च, बैंगन और टमाटर की फैमिली का ही, उसके ही परिवार का सदस्य है। तो इसका जो बीज है वो बिल्कुल उन्हीं की तरह होता है, सिर्फ ये थोड़ा मटमैले रंग का होता है और छोटा होता है। तो जो आलू का बेरी होता है उसमें करीब 150 से लेकर के 300 बीज होते हैं और जो इनकी अंकुरण क्षमता होती है वो 60% होती है। तो जैसा कि पूछा गया कि आलू सत्य बीज क्या है, क्योंकि इसको ट्रू पोटैटो सीड के TPS के तौर पे ये ज़्यादा मशहूर है, तो मैं आपको TPS बताना चाहूँगी। और TPS का मतलब होता है ट्रू पोटैटो सीड, यानी आलू सत्य बीज। और जो आलू सत्य बीज की जो नर्सरी होती है, बिचड़ा जिसको कहते हैं, बिचड़ा यानी सीडलिंग, तो जो पौध होती है आलू सत्य बीज की वो सितंबर के माह में इसको बोया जाता है। तो उसके पहले खेत की तैयारी बहुत आवश्यक होती है। जैसा कि जिस नर्सरी में भी आपको जो है सीडलिंग तैयार करना है, पौध तैयार करना है, उसमें गर्मी की जुताई अवश्य करनी चाहिए ताकि जो भी कीड़े मकोड़े खरपतवार हैं वो सभी, जो गर्मी है मई जून की गर्मी है, उसमें नष्ट हो जाएं। उसकी जुताई करने के बाद उसको समतल कर देना चाहिए और बरसात से पहले उसमें गोबर की खाद ज़रूर मिला देनी चाहिए और उसको पर्याप्त समय देना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से मिल जाए, जो भी उसके पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में मिल जाएं। तो ये सारी तैयारी हमें जो है बरसात के समय करनी चाहिए। मैम, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आलू सत्य बीज की नर्सरी की तैयारी कैसे करें हमारे किसान भाई, और इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आलू सत्य बीज की नर्सरी, अगर 1 हेक्टेयर भूमि में आप आलू की फसल लगाना चाहते हैं तो 75 मीटर स्क्वायर का एरिया आपको चाहिए होता है। तो वो अगर आपके खेत की अवेलेबिलिटी, काफ़ी लंबा खेत है, तो उसमें 75 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर चौड़ा एरिया आप ले लीजिए, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो इसका बेड तैयार करते हैं वो 10 सेंटीमीटर ऊंचा होता है मिट्टी से, यानी कि मिट्टी को 10 सेंटीमीटर ऊंचा कर दीजिए, 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए और 75 मीटर स्क्वायर लंबा होना चाहिए। उसके बाद जब बेड तैयार हो जाए उसको अच्छे से मिट्टी को भुरभुरा करके अच्छे से दोनों तरफ से जो उसकी एज हैं उनको अच्छे से ठोक करके पूरा अच्छे से समतल कर लेना चाहिए बेड को। उसके बाद जो है, जो मुख्य प्रक्रिया होती है गोबर की खाद। गोबर की खाद जो नर्सरी प्रिपरेशन के लिए, नर्सरी तैयार करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो छनी हुई गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी गोबर की खाद आपके पास उपलब्ध है उसको जो है थोड़ा सा सुखा लीजिए ताकि वो अच्छे से जो है छन जाए। छानने के लिए जो मौरंग या बालू छानने वाला झन्ना होता है उसकी मदद ले सकते हैं, उसमें गोबर की खाद छान लीजिए। और उस गोबर की खाद की जो परत है करीब 5 से 10 सेंटीमीटर ऊंची परत, हमको एक समतल परत उसी बेड के ऊपर, जो हमने नर्सरी का बेड तैयार किया है उसके ऊपर बिछा देनी चाहिए। बिछाने के बाद जो बीज की तैयारी हम शुरू करते हैं। बीज जो आलू सत्य बीज है, किसी भी सरकारी संस्था जो कृषि से जुड़ी हुई है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र पटना से भी ले सकते हैं, कृषि विश्वविद्यालय से भी ले सकते हैं, या जो भी कृषि से संबंधित जगहें हैं जहाँ पर ये सत्य बीज उपलब्ध है वहाँ से आप ले सकते हैं। जो इसकी कीमत होती है सामान्यतः 30,000 रुपये किलो होती है। और 1 हेक्टेयर भूमि जो हम 75 मीटर स्क्वायर एरिया की नर्सरी तैयार कर रहे हैं उसमें
करीब 150 से 200 ग्राम बीज लगता है। तो इस बीज को तैयार करने के लिए पहले जो भी संस्थाएं आपको देती हैं वो प्रमाणित बीज देती हैं और वो ट्रीटेड होता है जिब्रेलिक एसिड, एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जिससे वो बीज को जो है वो करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो वो अगर ट्रीटेड है तो ठीक है, उसको उस बीज को वैसे ही भिगो करके 24 घंटे के लिए पानी में भिगो करके फिर गोबर की खाद में मिला करके पोटली बनाकर रख सकते हैं। यदि बीज ट्रीटेड नहीं है तो आप किसान भाई बंधु स्वयं ही जिब्रेलिक एसिड से उसको ट्रीट कर सकते हैं, उपचारित कर सकते हैं। और ये जो ट्रीटमेंट होता है वो 1 ppm सॉल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। ये मुस्कान है किसानों की और इस मुस्कान की वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो अन्नदाताओं की आशाओं की जमीन को पिछले 5 वर्षों से इस तरह सींच रही है कि उनके जीवन में खुशी और आत्मविश्वास की फसल लहलहा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लगातार तीसरी बार चुनी गई सरकार का पहला निर्णय किसानों के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनतकश अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी किसान परिवारों को 2000 रुपए की 3 समान किस्तों के माध्यम से कुल 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 16 किस्तों द्वारा 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6000 की किस्तें मिलती हैं। यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकृत होला परे तापर ठारू आज पर्यंत 32,000 टंका पाइछि। इस योजना से किसानों के साथ समग्र कृषि का जीर्णोद्धार हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत इस योजना को किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा में तब्दील किया गया है, जिसमें बिना किसी बिचौलिए के किसानों को सीधे किस्तों का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार के संकल्प को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए ये योजना मोबाइल ऐप, ई-KYC प्रक्रिया, मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन और नो योर स्टेटस मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करती है, जिससे किसान इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए AI चैटबॉट किसान ई-मित्र बेहतर कल का एक नया आगाज है। किसान ई-मित्र AI चैटबॉट एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए योजना से जुड़ी सारी जानकारी चयनित भाषा में मुहैया कराता है। पीएम किसान की 17वीं किस्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9.26 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। केंद्र सरकार की एक और अहम पहल है कृषि सखी, जो ज्ञान और महिला सशक्तिकरण का अद्भुत संगम है। कृषि सखी अभियान द्वारा गांव की महिलाओं को पारंपरिक कृषि प्रथाओं से लेकर नवीन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जो महिला किसानों को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। गांव की हर महिला को इस मुहिम से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का कृषि सखियों के रूप में प्रमाणीकरण किया गया है। कृषि सखी हमारी सहेली जैसी हैं और गांव-गांव में आती हैं, हमको खेती बाड़ी के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसे अनूठे प्रयासों से देश का किसान स्वाभिमानी, स्वावलंबी, सशक्त और आत्मविश्वासी बन रहा है।
टीपीएस बीज होता है वो 200 ग्राम बीज तो आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। तो कहीं ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उसके लिए मतलब बहुत आसान होता है। आप इसको बाई पोस्ट भी मंगा सकते हैं। दूसरा जो इसकी नर्सरी है वो बहुत कम समय में तैयार हो जाती है, 25 दिन में तैयार हो जाती है। उसके बाद प्रतिरोपण करने के बाद जो छोटे छोटे कंद मिलते हैं उनको सीड साइज़ कहते हैं। यानी कि आलू की फसल की रुपाई के लिए वो बीज बिल्कुल उपयुक्त आकार का होता है। मैडम, आलू सत्य बीज की जो नर्सरी की तैयारी हमारे किसान भाई कर रहे हैं तो उसमें जल प्रबंधन कैसे करें और ये कितने दिनों में तैयार हो जाती है? आलू सत्य बीज की नर्सरी में जल प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। यदि जल प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया तो नर्सरी का तैयार होना नामुमकिन हो जाता है। ये एक ऐसी नर्सरी है जिसमें सुबह शाम दोनों समय पानी का छिड़काव करना पड़ता है। और जब आप बीज को बो देते हैं तो उससे करीब 3 से 4 दिन बाद पौधे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। तो सुबह शाम पानी का छिड़काव हज़ारे की मदद से, फव्वारे की मदद से ज़रूर करना चाहिए। ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बहुत हल्का हल्का पानी डालना है कि केवल एक नमी बनी रहे और पौधे की बढ़वार में वो सहायक रहे। और जैसा कि मुझसे पूछा गया कि ये नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो जो टीपीएस की नर्सरी है वो 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। और ध्यान रखें कि 25 से 30 दिन में जब तैयार हो जाती है तो तुरंत ही उसका मुख्य खेत में प्रतिरोपण कर देना चाहिए, अन्यथा उसमें जो है ट्यूबर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, कंद बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और यदि एक बार कंद बनने की प्रक्रिया पौधे में शुरू हो जाए तो उसके बाद जब हम उसका प्रतिरोपण करते हैं तो पौधा जो है सस्टेन नहीं कर पाता, आगे बढ़ नहीं पाता, वो वहीं मर जाता है। तो इस चीज़ का समय का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बीच बीच में 1-2 पौधे खोद करके आप देख भी सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप प्रतिरोपण नहीं कर रहे हैं तो पौधे को खोद करके देख लीजिए कि क्या उसमें कहीं जो है ट्यूबर या कंद बन तो नहीं रहा है। यदि बन रहा है तो इसका मतलब बहुत ही जल्दी आपको प्रतिरोपण की आवश्यकता है। मैडम, आप ये बताइए, कंद आलू की तुलना में सत्य बीज आलू हमारे किसान भाइयों के लिए कितना लाभकारी है? कंद आलू बीज जो होता है उसमें हम कंद के रूप में बीज का प्रयोग करते हैं और जो इसकी मात्रा होती है 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। 1 कुंटल बीज की जो लागत है वो जो है 30 रुपये से लेकर 3,000 से लेकर के 4,200 रुपये प्रति कुंटल की होती है। यानी कि 1 किलो बीज 30 से 42 रुपये किलो मिलता है और हमें कितना 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता है। तो इस तरह जो किसान भाई बंधु हैं उनका करीब 60 से 70 हज़ार रुपये सिर्फ बीज में ही चला जाता है यदि वो 1 हेक्टेयर की भूमि में आलू की फसल ले रहे हैं। लेकिन जो ट्रू पोटैटो सीड होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 30,000 रुपये प्रति किलो होता है और 1 हेक्टेयर भूमि के लिए जो हम नर्सरी उगा रहे हैं उसमें सिर्फ 200 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तो कंद आलू बीज की लागत है और जो ट्रू पोटैटो सीड की लागत है वो ट्रू पोटैटो सीड की लागत करीब कंद आलू बीज की तुलना में केवल 10% होती है। तो इसमें बीज की लागत काफ़ी कम हो जाती है। दूसरे बहुत सारे महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं, जैसे कि जो कंद आलू बीज होता है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है, तो उसके लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, वाहन की आवश्यकता होती है। किंतु जो टीपीएस बीज होता है वो 200 ग्राम बीज तो आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। तो कहीं ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उसके लिए मतलब बहुत आसान होता है। आप इसको बाई पोस्ट भी मंगा सकते हैं। दूसरा जो इसकी नर्सरी है वो बहुत कम समय में तैयार हो जाती है, 25 दिन में तैयार हो जाती है। उसके बाद प्रतिरोपण करने के बाद जो छोटे छोटे कंद मिलते हैं उनको सीड साइज़ कहते हैं। यानी कि आलू की फसल की रुपाई के लिए वो बीज बिल्कुल उपयुक्त आकार का होता है। तो दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है। तीसरा, जब हम उसी कंद को अगले साल लगाते हैं तो इसकी उपज काफ़ी अच्छी होती है, 350 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो इसकी उत्पादन क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है। और पिछेता झुलसा रोग जो आलू का मुख्य रोग माना जाता है वो इस तरह से उगाए गए बीजों में उसका प्रकोप बहुत कम होता है। जबकि जो कंद से उगाते हैं बीज या फिर फसल उगाते हैं उसमें जो है इसका प्रकोप काफ़ी होता है और ये काफ़ी कंद जनित बीमारी है। वातावरण से भी इसका संपर्क होता है। जब वातावरण में बादल वगैरह छाए रहते हैं, नमी रहती है
तो उस समय भी इस बीमारी का प्रकोप बढ़ता है। तो जो टीपीएस यूज़ करके जो फसल हम उगाते हैं उसमें पिचेता झुलसा रोग कम होता है और फसल में नुकसान भी कम होता है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं। दूसरा मुझसे पूछा गया कि इसकी प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं। तो इस समय जो है हमारे जो संस्थान है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, वहाँ से 92 PT27 एक टीपीएस पॉपुलेशन है जिसको पहले काफ़ी उगाया भी जाता था और इस समय उसका जो है रीजनरेशन किया जा रहा है, उसको फिर से जीवित किया जा रहा है। और इसके अलावा जो है टीपीएस 11/67 जो कि बाज़ार में उपलब्ध है। और कुछ जो हमारे पूर्वी क्षेत्र हैं, असम की तरफ के क्षेत्र हैं, वहाँ के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उन्होंने टीपीएस की काफ़ी वैरायटीज़ निकाल रखी हैं, तो वहाँ से भी इनको मंगाया जा सकता है। सरला जी, आपने हमारे किसान भाइयों को आलू सत्य बीज के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी कोशिश है कि आप तक इन जानकारियों को साझा करें जिससे आप उनका पूरा लाभ ले पाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ियों में ऐसी ही और भी जानकारियां आपसे साझा करेंगे हम, तो जुड़े रहिए कार्यक्रम से इसी समय इसी चैनल पर। होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।